हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और जो बुक का नाम है बेटा वो है नॉलेज एंड करिकुलम। जितने भी इंस्टीट्यूट से आप बीएड कर रहे हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा नॉलेज एंड करिकुलम और उसी की सभी यूनिट्स कराई जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। आप लोगों को मैं यूनिट 1 करा रही थी, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जिसका नाम है, जिसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक काम और कर रही हूँ। आगे का पढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों को ना जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो भी बताती हुई चलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जो आपके प्रीवियस 5-6 साल तक के जो पेपर्स हैं ना उसी में से रिपीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे ना आपका जो कंटेंट है ना वो भी जल्दी कवर अप होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ सेशन कंटिन्यू रखना और सारा सिलेबस कवर कराना। तो सारा सिलेबस कवर तभी कराऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगी और आप लोग बिल्कुल मुझ पर विश्वास रखिए, क्योंकि पिछली बार जब फर्स्ट ईयर का आप लोगों को पढ़ाया था तो सभी बच्चों ने यही कहा था मुझसे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया हुआ था और हम अच्छे से करके आ गए। तो इस बार भी वही विश्वास बनाए रखिएगा। और साथ में कहूँगी कि बेटा वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी पर्पज़ से बनाई जा रही है कि जितने भी ज़रूरतमंद इंसान है ना उन तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि बीएड में ना ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वर्किंग है और मैं चाहती हूँ कि दिल से चाहती हूँ कि उन सब की मैं हेल्प कर सकूँ, इसीलिए मैंने सेशन दोबारा स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि मैंने 2-3 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो अगर जिस भी ग्रुप से, जिस भी आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, अपने ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, ताकि वीडियो का पर्पस पूरा हो सके। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट में से और मैंने आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें करा दी है। तो सबसे पहले बात बताना चाहूँगी, जो क्वेश्चन आया है बेटा वो आया है जो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो आपका ये वाला प्रायोरी। एक क्वेश्चन तो यहाँ सोर्सेज ऑफ नॉलेज से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। पूछा गया है दिसंबर 2018 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। हमेशा क्वेश्चन जब भी देते हैं ना तो सुटेबल एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल डाल ही देते हैं। तो ये वाली चीज़ इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। दूसरी चीज़ ये वाली, ये जो यही बात मैं कर रही थी अभी कि प्रायोरी नॉलेज जून 2018 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रायरी एंड अ पोस्टीरियरी नॉलेज। ये आपका पोस्टीरियरी नॉलेज है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और साथ में एग्जाम्पल्स भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को कराया था पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आई थिंक सेकेंड पार्ट में मैंने आप लोगों को कराया था। दोनों प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ये वीडियोस भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आज की वीडियो है। सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने अगर कहा है ना कि इनमें से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक देखने। तो नॉलेज क्या है, प्रायरी पोस्टरी नॉलेज कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रायरी एंड पोस्टरी नॉलेज, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2-2 लाइन में किया हुआ है। क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 15-15, 20-20 नंबर के, इस तरीके से ही आते हैं ना। तो इस तरीके से जब आते हैं तो आप ये 2 लाइन लिख के आ जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको पूरा पार्ट देखना है। जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया हुआ है वो भी आप अपने क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर शीट में लिखोगे, साथ में नॉलेज का जो कंसेप्ट बताया है वो भी लिखोगे, और उसके बाद प्रायरी एंड पोस्टरी नॉलेज को बड़ा बड़ा हाईलाइट करके ब्लैक पेन से तब लिख करके आओगे। तो ये सारी चीज़ें आप डालोगे। अगर 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना बेटा, 5 से 6 शीट आप लोगों की बिल्कुल फिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा हुआ है, तो ज़रूर ये वाला भी देखना है सब बच्चों को। ठीक है, पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। प्रीवियस जो आपकी वीडियो है वो देख लीजिएगा। नेचर ऑफ नॉलेज करा दिया था। साथ में बताना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला नहीं है। ठीक है, नोइंग एंड नॉलेज भी नहीं है। ये जो फेसेट्स ऑफ नॉलेज, फेसेट्स ऑफ नॉलेज में से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज। जो आप लोगों का नोट लिखने होते हैं ना, जो ABCDE 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट दे देते हैं इग्नू में,
उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। अगर ये पूछा गया तो मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक पूरा कराना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज पूछा तो इस बार आपका इसका कोई और पार्ट पूछ लिया जाए। तो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। मैंने अगर कहा है ना कि बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। आप लोगों को भी ये बात पता है, ठीक है। तो सारा अच्छे से करते हुए चलते हैं। और साथ में एक बात और, इसके अलावा जो मेन जो आपका टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, वो हो जाता है बेटा रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। दिसंबर 2019 में पूछा हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हिंदी में अगर कहूँ तो इसको कहोगे अमूर्त और मूर्त ज्ञान कौन सा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नॉलेज में ना एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगी। अमूर्त ज्ञान वो होता है जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जान लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देती चीज़ें, ठीक है, जो अमूर्त है। कंक्रीट कौन सी है, जो मूर्त है। अब आपके सामने, आपके पास आपकी टेबल है, आपका पेन है, हर एक चीज़ जो आप देख पा रहे हो, जिसे आप टच कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी कंक्रीट हो जाती है। और जिसको आप इमेजिन करना पड़ता है। जब मैं आप लोगों को कहती हूँ बॉयंट फोर्स के बारे में, जब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज, इस तरीके की जब मैं बात करती हूँ, तो ये सारे जो टॉपिक्स जिसमें आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई नहीं देता, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स का पता चलता है कि हाँ ये भी है। मैथमेटिक्स के मैं जितनी बात करती हूँ, मैथमेटिक्स की जितनी टर्म्स हो गई, मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हो गए, वो सारे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है, वो सारे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैं कह दूँ 1 2 3, अब वन को मैं बच्चों को कैसे दिखाऊंगी? मैं ऑब्जेक्ट्स तो दिखा दूंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से मैं समझा दूंगी। लेकिन जब बात आती है कॉन्सेप्ट के कि वन को मैं रिप्रेजेंट करूँ प्रॉपर, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैथमेटिक्स को आप लोग प्योरली एब्स्ट्रैक्ट मान सकते हो, और इसी एब्स्ट्रैक्टनेस को समझाने के लिए ये जो विधियाँ है ना, प्ले वे मेथड्स एक्सेट्रा, ये चीज़ चलाई गई। खेल विधि या फिर बच्चों को दिखा कर के पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे समझ सके। क्योंकि मैथ्स जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था। मैथ्स से बच्चों को डर लगने लगा था, मैथ्स फोबिया होने लगा था। इसलिए सरल करने के लिए कि उनको कंक्रीट एक्सपीरियंस दिए जाएंगे तो उनकी समझ ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यही चीज़ है कि जो आप लोग पढ़ते हो, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो या ज्योमेट्री पढ़ते हो या उसमें विभिन्न विभिन्न थ्योरम्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया या बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, साइंस में भी मैथ्स में भी बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ते हो, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कहा कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो होती है वो उन आइडियाज़ को या उन कंसेप्ट्स को रेफर करती है जिनको हम फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं कह सकते कि ये जो है आपका अल्फा है या ये जो है आपकी एक्सरे है, ठीक है, ये वाली जो है आपका गामा रेज है, या इस तरीके की जो बातें आ जाती है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है, इनके फिजिकल रेफरेंस नहीं है। जब बात आती है कंक्रीट टर्म्स की, जब बात आती है मूर्त ज्ञान की, तो वो है जिनको हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, घटनाओं के थ्रू उनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जो हमारी इंद्रियों के सामने प्रस्तुत हो सकती है, अवेलेबल है हमारी सेंसेस को, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो वो हो जाती है आपकी कौन सा, कंक्रीट नॉलेज। अब ये जो असिमेट्री है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के बीच में, इसको कोशिश किया जो पैवियो, ये जो नाम आप देख रहे हो, ठीक है, इसने अपनी ड्यूअल कॉर्ड थ्योरी में बताया। ड्यूअल कॉर्ड थ्योरी में ये बताया कि जितने भी आपके जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है ना, वो हमारे वर्बल कोड के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब कि उसको हम मौखिक तौर पर बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, हमने समझा दिया, बता दिया। लेकिन जब
जब बात आती है कंक्रीट चीज़ों की, जब बात आती है कंक्रीट चीज़ों की, तो उसमें जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, उसमें जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो उसमें वर्बल मौखिक रूप से तो बताते ही, साथ में इमेजरी कॉर्ड भी उनके होते हैं, उनको हम देख भी पाते हैं, उनको हम टच भी कर पाते हैं। तो ये है कॉमन सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। जब आप लोगों से एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सारी चीज़ें लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होती है उसमें जो हेयर एंड नाउ के जो फैक्ट्स है एंड फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ द थिंग्स और कंसेप्ट्स बीइंग थॉट अबाउट, ये सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। ये सब रिमूव कर दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर बुकिश लैंग्वेज ही बताने तो आप लोग खुद भी तो बुक पढ़ सकते हो, है ना। तो कोशिश की जाती है कि आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझाया जाए सब। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझिए और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। कहना चाहूँगी कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बारे में बताया है कि जो अमूर्त ज्ञान है ना आप लोगों का, वो फैक्ट्स जितने भी है ना उसके बियॉन्ड जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हुई, मतलब कोई भी चीज़ हुई तो वो सिर्फ आप लोग जो टीचर ने कह दिया या जो दिखा दिया गया सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। उसके उसके बाद की चीज़ें या आपको अपनी इमेजिनरी पावर, इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हो। अपने दिमाग में विजुअलाइज करके देखो चीज़ों को, या फिर आप लोग डीप अंडरस्टैंडिंग से समझो, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब बियॉन्ड द फैक्ट्स जाते हैं। फैक्ट से आगे आप लोगों को जाना पड़ता है उनको समझने के लिए, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। वही जब बात करूँ कंक्रीट नॉलेज की, वही जब बात करूँ मैं आप लोगों की मूर्त ज्ञान की, तो इनकी इतनी गहराई नहीं होती। मतलब ये हुआ कि जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। ये वाला कंसेप्ट इसलिए इतना ज़्यादा समझाया जा रहा है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और चांसेस है कि अब भी पूछ लिया जाए, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त देना चाहूँगी। ठीक। इट इज़ जस्ट रेफर टू थिंकिंग इन पेरिफेरीज को आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जो चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जो कंक्रीट नॉलेज दिया जा रही है ना, उसको आप लोग खुद भी देख सकते हो, उसको आप लोग खुद भी टच कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है समझनी एज़ कम्पेयर टू दोज जिसके बारे में आपको सिर्फ इमेजिन ही करना पड़े, जिसके बारे में आप लोगों को खुद एक अपने आप ही एक विजुअलाइज फॉर्म में समझ बनानी पड़े। तो ये है बेसिकली कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बीच में डिफरेंस। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जब हमें चाहिए तो उसमें हमारा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। हमारा मेंटल प्रोसेस, हमारा जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती है। जबकि बात करूं जब मैं कंक्रीट नॉलेज की, तो कंक्रीट नॉलेज में हमारा इतना ज़्यादा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को जानने के लिए, समझने के लिए हमें काफ़ी सारा प्रयत्न करना पड़ता है, समझ बनानी पड़ती है। अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग ना एक साइंटिस्ट का मैं आप लोगों को एक लेक्चर समझा दूं और वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में बात कर रही है, डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में बात कर रही है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज़ उसके ऊपर एक डिबेट है, तो आप लोगों के सामने इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी कि जो आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा दिमाग में उसको समझने के लिए। तो वो हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। और जब मैं आप लोगों को कोई एक स्टोरी बता दूँ, जब मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ बता दूँ जिसको आप इजीली इमेजिन कर पा रहे हो, या जिसको आप इजीली देख सकते हो, या जो जिससे आप यूज टू हो, जिसको आप डेली लाइफ में देखते हो, तो वो सारा उसमें आपका इतना दिमाग नहीं लगेगा। उसमें आप लोगों का इतना दिमाग या इतना जो दिमाग का जो यूज़ है वो नहीं होगा, मेंटल प्रोसेस इतने इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यही चीज़ बताया गया है कि देयर फॉर अ पर्सन विद कंक्रीट नॉलेज डज नॉट थिंक बियॉन्ड द फैक्ट्स। फैक्ट्स के बियॉन्ड नहीं जाता कंक्रीट नॉलेज में, लेकिन एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। और उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड वो समझ सके या फिर सोच सके। लेकिन जब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की, तब उनको बियॉन्ड द कंसेप्ट, बियॉन्ड द फैक्ट जाना पड़ता है, और एक लिमिट, एक दायरे से बाहर सोचना पड़ता है। तो ये है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज में। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है बेटा, वो आ जाता है आपका थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज।
थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में अगर एक लाइन में मैं डिफरेंस समझाना चाहूँ ना, तो मैं ये कहूँगी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, वो ऐसी होती है जो आप लोग दूसरों से सीखते हो, जो दूसरों ने बता दिया, जो दूसरों ने एक्सपीरियंस किया और आप लोगों को वो ट्रांसमिट कर दिया। आप लोगों को वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो ज्ञान स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो होती है आप लोगों की थ्योरेटिकल नॉलेज, कि उसको आप एज इट इज़ समझ रहे हो, पढ़ रहे हो कि हाँ रियल में ऐसा ऐसा होता है। जैसे न्यूटन ने खुद एप्पल गिरा और सोचा और 3 लॉज ऑफ न्यूटन दिए, या इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाती है थियोरेटिकल नॉलेज के अंदर। और जब बात आ जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, जो चीज़ें जो ज्ञान आप लोग खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हो ना, खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस चीज़ का अनुभव ले रहे हो, पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसको कहोगे प्रैक्टिकल नॉलेज। यही चीज़ इसमें थोड़ा सा और जाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि लिखा है कि थियोरेटिकल नॉलेज अलाउज यू टू लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। तो मैंने यही बताया आप लोगों को कि दूसरों के अनुभव से आप लोग सीखते हो और आप लोग उसी संदर्भ में सीखते हैं, एंड ऑफन लीड्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंटेक्स्ट। जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज ले रहे हो उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, उस संदर्भ में आप लोगों को डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, एक गहरी समझ उससे बन जाती है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन इट्स कंटेक्स्ट एंड दस टीचेस यू टू रीजन एंड क्वेश्चन वाई। इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जितने भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, ये थियोरेटिकल नॉलेज ही तो लेते हो। ज़्यादातर तो आप थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो, बहुत कम नॉलेज है जो आप लोग जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, खुद पर्सनली एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो उस चीज़ को कि हाँ रियल में ऐसा होता है या नहीं होता, या जो आप लोगों ने क्लासरूम में सीखा और उसको रियल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो पर्सनली, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादातर तो आप थियोरेटिकल नॉलेज ही रिसीव करते हो। तो यही चीज़ है कि इससे आप लोगों की डीपर अंडरस्टैंडिंग तो बनती है, बिल्कुल नो डाउट। और साथ में क्या है कि उस कंसेप्ट को आप उस संदर्भ में सीखते हो, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि किस ये ऐसा क्यों हुआ, ये वाली चीज़ ऐसे क्यों हुई, और अपनी जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, उसका भी प्रयोग करते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि ना, इस नॉलेज के द्वारा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है, आप लोग इंट्रिकेसेस ऑफ थ्योरी के अंदर क्या है उसकी सारी चीज़ें आप लोग समझ पाते हो और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाते हो। तो यहाँ पर आ जाता है, अब बात आ जाती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट जब आपको अचीव होती है, जब आप लोग खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हो, खुद उस चीज़ को कर कर देखते हो, खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके थ्रू आप लोगों की एक गहन समझ बनती है कंसेप्ट को लेकर के। इन अदर वर्ड्स यू मे से डेट प्रैक्टिकल नॉलेज इज गेन थ्रू डूइंग थिंग्स। प्रैक्टिकल नॉलेज कब बनेगी, जब आप लोग खुद करके देखोगे, ठीक है, बाय डूइंग। इट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन रियल लाइफ एंडेवर्स एंड टास्क, कि रियल लाइफ में आप लोगों को करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, या रियल लाइफ में आप जो करते हो, जो अनुभव करते हो, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। जो भी आप दिन प्रतिदिन नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर ही तो काउंट होगी, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिवर्सल नॉलेज वर्सेस लोकल नॉलेज। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। तो जब बात आती है यूनिवर्सल नॉलेज वर्सेस लोकल नॉलेज की, तो यूनिवर्सल नॉलेज के बारे में अगर बताना चाहूँ तो बेटा, यूनिवर्सल नॉलेज तो ऐसी होगी जो आप लोगों की ट्रू होगी, पूरे यूनिवर्स में एक जैसी होगी। आप कहीं भी चले जाओ, आप लोगों को अगर ये कह दिया गया ना कि न्यूटन के 3 लॉज है, तो आप लोग चाहे यूरोप में जाओ, चाहे आप श्रीलंका में जाओ, आप लोगों को 3 लॉज ही बताए जाएंगे। ये नहीं कि वहाँ पे 5 कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई मीन आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्सल इन नेचर होगी, जो हमेशा हर जगह पर कोई भी टाइम है सेम रहेगी, तो वो होती है आप लोगों की यूनिवर्सल नॉलेज। और बेसिकली 2 ब्रांचेस जो हमारी है, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथ्स आ जाता है, ये 2 प्राइमरी फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल नॉलेज होती है। कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी समय में हो आप, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, जो ये फील्ड है ब्रांचेस के अंदर जो आप लोग पढ़ते हो, वो सारा सेम रहता है, एक जैसा रहता है। सिचुएशन कैसे भी है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को सेम मिलेगी। अगर कोई थ्योरी है किसी ने दी है, तो वो चीज़, उसका जो कंक्लूजन आया, वो हर जगह पर सेम रहेगा, वो हर जगह पर सेम रहेगा। जैसे मैं अब कह रही हूँ कि एक ट्राइंगल जो है, उसका जो तीनों जो एंगल्स है, उसका सम 180 डिग्री होता है, तो वो 180 डिग्री ही होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप लोग डाल सकते हो। जब आप लोगों को सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ बताए ना, तो आप लोग खुद का भी जो आप लोग जानते हो ना, वो चीज़ लिख सकते हो। बिल्कुल एकदम से आप लोग बुकिश लैंग्वेज मत लिखा करो,
यही चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, खुद से बना करके आया करो, वो बेस्ट रहता है। और जब बात करूँगी लोकल नॉलेज की, तो लोकल नॉलेज ऐसी हो जाएगी जो हर जगह पर सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये जो नॉलेज होगी ना, ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होगी। हर एक के एक्सपीरियंस अपने अलग अलग होते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो टाइम विद टाइम या फिर ऑल प्लेसेस पर सेम नहीं होगी। लोकल नॉलेज जो होती है बेटा, बेसिकली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। अब जब मैंने कह दिया आप लोगों को, अगर मैंने आप लोगों को कह दिया कि जो पॉपुलेशन में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मान लीजिए, और इंडिया के रेफरेंस में पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर मृत्यु दर इतना है, यहाँ पर बर्थ रेट इतना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप दूसरे देश में जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है, यहाँ पर इतनी लो है, यहाँ का मैन पावर इतना ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैन पावर लो है। इकोनॉमी यहाँ की बहुत ज़्यादा है, यहाँ की फिर भी कम है। तो इस टाइप की जो चीज़ें आप लोग देखते हो, तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड होती है, वहाँ की जो कलेक्शन ऑफ जो जितने भी फैक्ट्स है या तथ्य है जितने भी, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ की जो बिलीफ है, जो मान्यताएं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोगों के व्यू पॉइंट है, परसेप्शन है, जो हमारे परिप्रेक्ष्य है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम लोग अपने हमारे जो वर्ल्ड को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर के हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा नज़रिया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। मतलब कि लोकल नॉलेज जो होती है ना, वो सेम नहीं रहती। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल याद रखना। अगर बाई चांस आ जाता है ना, मेन तो आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नॉलेज बिल्कुल डीप में पढ़ा दिया है, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल नहीं जानना है, तो ये भी जानना है, इस वजह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि दिस इंक्लूड्स द वे पीपल किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में, किस तरीके से उनको मापते हैं, मेज़र करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं और किस तरीके से न्यू इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज जनरेटेड, स्टोर्ड, अप्लाइड एंड ट्रांसमिटेड टू अदर्स। तो ये आ जाता है आप लोगों का लोकल नॉलेज के अंदर। आशा करती हूँ आप लोगों को यूनिवर्सल नॉलेज एंड लोकल नॉलेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट, स्कूल नॉलेज और नॉन स्कूल नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है। आई डोंट थिंक कि इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी समझ से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो कि स्कूल नॉलेज में जो होती है ना, हमें एक हायरार्किकली पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होती है, जो जैसे प्राइमरी से लेकर के आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ते जाते हो, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। कि जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी बता रही थी कि 6th क्लास में आपने वो टॉपिक पढ़ा, 7th क्लास में उसमें थोड़ा सा और उसमें फैक्ट्स और उसमें और न्यू नॉलेज डाल दी गई, 8th क्लास में उसमें और नॉलेज डाल दी गई। इसी तरीके से आप जब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर आप बायोलॉजी ऑनर्स या इस तरीके से कुछ करते हो, जूलॉजी ऑनर्स, तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपग्रेड होती चली जाती है, किस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, एक क्रम से रहती है, किस तरीके से बढ़ता चला जाता है इनका जो दायरा है नॉलेज का, किस तरीके से इसके अंदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, जिससे बच्चा जो है सीखता है। टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसके अंदर ले रहा है, जितनी भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है, जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, तो वो सारे स्कूल नॉलेज के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जितने भी आप लोग करिकुलम के अंदर, फॉर्मल करिकुलम के अंदर जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, जितनी भी चीज़ें आप लोग एक स्कूल के अंदर करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कह सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड कह सकते हो। इसके अंदर एक रिजिड करिकुलम फॉलो होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। रिजिड करिकुलम का मतलब ये है कि एक आप लोगों को सिलेबस दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के एक टीचर क्लासरूम में आती है कि ये कंटेंट हम पढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल होके, और वो जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है। एक मेथड फॉलो किया जाता है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन या लेक्चर मेथड होता है, चाहे वो प्ले वे मेथड होता है, चाहे वो कोई भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें होती है। और जब बात आ जाती है आउट ऑफ स्कूल नॉलेज की, तो बेटा इसमें वो सारी नॉलेज आ जाती है जो आप लोग स्कूल के बाहर, चाहे वो ड्यूरिंग हॉलीडेज, वीकेंड्स, इन सब में आप लोग अर्जित करते हो, या फिर एक जो आप लोगों का स्ट्रक्चर्ड मतलब स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है,
उससे बाहर जो आप लोग सीखते हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और ये वाली नॉलेज ही ऐसी नॉलेज है जिसके द्वारा आपका जो टैलेंट है वो और ज़्यादा विकसित हो जाता है, नर्चर होता है, और आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो आप लोगों की और ज़्यादा बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है। और इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम बोर्ड्स, इसी के ज़रिए आप लोग और लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हो, एडल्ट्स के साथ, ओल्डर यूथ के साथ, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल मॉडल्स का काम करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी सोसाइटी से सीखते हो, जिससे आप लोग अपने कल्चर के बारे में सीखते हो, जिससे आप लोग बहुत सारी नॉलेज अर्जित करते हो आउट ऑफ स्कूल, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से। बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखते हो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए आप लोग बहुत सारे अनुभव ग्रहण करते हो, कभी किसी से सीखते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो वो सारी चीज़ें आउट ऑफ नॉलेज या फिर नॉन स्कूल नॉलेज के अंदर आ जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को स्कूल नॉलेज एंड नॉन स्कूल नॉलेज के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट जो आप लोगों का आ जाता है टॉपिक, रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया और प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो क्या आप लोगों का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो हमारे ज्ञान में कितना बड़ा भूमिका निभाता है, क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। सारी चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही A to Z आप लोगों को जो लिखा हुआ है वो लिखिएगा, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिएगा कि कल्चर का कितना बड़ा रोल है। आप लोगों ने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़ी होगी कि सोसाइटी का कितना बड़ा रोल होता है एक पर्सन या एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। तो वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर डाल सकते हो कि जब भी हम कॉग्निटिव व्यू को देखें तो वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, एक संदर्भ के ऊपर आश्रित होती है। जो भी चीज़ें हमें सीख रहे हैं, जो भी चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको एक संदर्भ चाहिए, उसको वो यूज़ कर सके। अगर बात करूँ मैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज में हमने क ख ग सिखा दिया या फिर ABCD बच्चों को सिखा दी, तो ये चीज़ें उनकी स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल, बातचीत करने की जो स्किल है, कौशल है, वो कब ज़्यादा विकसित होगे, जब उनको मौका दिया जाएगा बात करने का। और वो मौका कहाँ मिलेगा, वो उनको मौका कहाँ मिलेगा, हमारे कल्चर में मिलेगा, बच्चों के साथ घुलने मिलने से मिलेगा, या फिर अपने जो आस पड़ोस में सोसाइटी है या लोगों के संदर्भ में जब आएगा, तभी तो वो सीखेगा, तभी तो वो और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी डेवलप होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, या बहुत सारी चीज़ें उसकी डेवलप होती चली जाएगी। तो यही चीज़ कही गई है कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो कल्चर से जुड़ी हुई है, कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। एक पर्सन कुछ भी अगर सीख रहा है, एक बच्चा कुछ भी सीख रहा है, नया सीख रहा है, तो उसको वो कोशिश करता है कि जो वो पहले से जानता है ना उसके साथ लिंक करे, उसके साथ जो उसको पहले ही पता है उसमें वो अपने न्यू एक्सपीरियंसेस को ऐड करे। यहाँ पर आप लोगों को याद आता होगा प्याजे की थ्योरी, जिसमें आप लोगों के दो स्टेप होते हैं, एक एसिमिलेशन का, एक एकोमोडेशन का। एसिमिलेशन में जो जितने भी न्यू एक्सपीरियंसेस है वो एक साथ जुड़ते चले जाते हैं उसी स्कीमा के अंदर। जब आप लोगों को लगता है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा तो वो एकोमोडेशन वाला रोल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, जो आप लोगों को अच्छे से पता है ना वो चीज़ें इसमें बिल्कुल डाल सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से जो आपको अगर किसी चीज़ को मीनिंग देना है, कोई चीज़ है, तो उसको हम किस तरीके से लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से हम सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग का कल्चर में क्या रोल है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है कि लैंग्वेज तो क्लोजली रिलेटेड है कल्चर के साथ। लैंग्वेज हम कब सीखते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेक्स्ट में सीखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी आप ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जितनी भी सोशियो कल्चरल थ्योरीज़ है कि हम सोसाइटी से सीखते हैं, या वाइगोस्की ने कहा जब सोसाइटी का और कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, चाहे वो भाषा का विकास है या फिर वो उसका खुद का विकास है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी और कल्चर। तो यही कही गई है कि सोशल कल्चरल थ्योरीज कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग एंड द सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट इन विच इट अकर्स। तो यही चीज़ है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, या फिर आप लोग जो भी सीखते हो, साइंस में कुछ सीखा, उसको घर पर आकर के बच्चे को मान लीजिए इवेपोरेशन का कंसेप्ट सिखाया, क्योंकि बहुत ये जितने भी क्वेश्चन देते हैं उसमें लिख देते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जैसे बच्चों को हमने पढ़ा है कि इवेपोरेशन का, ये वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। बच्चों को हमने कह दिया कि घर जा करके आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, पानी को एक भगोनी में डालना और गैस पर रख देना। बच्चे क्या देख रहे हैं कि वो पानी कुछ टाइम के बाद भाप बन करके उड़ जाएगा।
तो वो हो गया इवापोरेट। और जब हम कह रहे हैं कि वेपराइजेशन करना, कि उसके ऊपर एक आप लोगों को प्लेट रख देनी है या कुछ इस तरीके का रहना, तो वो चीज़ हो गई। मतलब किस तरीके से बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं कौन सी चीज़ घुलनशील है, कौन सी चीज़ अघुलनशील है, होमोजीनस हेट्रोजीनस में कितने सारे एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो इसी से ये चीज़ें भी आप लोग बिल्कुल डाल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं, कल्चर में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे जोड़ जोड़ करके पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जितनी भी नॉलेज के अंदर आ जाती है, तो ये आप लोग कह सकते हो। या फिर कल्चर के अंदर डिफरेंट जो सोसाइटी का डिफरेंट कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग डाल सकते हो कि किस तरीके का कल्चर है। वो भी एक डिपेंड करता है, वो भी एक बच्चे का जो नॉलेज है उसको एनहांस करने में, उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं अपने आसपास से। लैंग्वेज जो है बेसिकली वो कहाँ से सीखते हैं, मातृभाषा कहाँ से कैसी होती है बच्चों की, जैसी उसके घर में बोली जाती है, जैसी आसपास में बोली जाती है। तो वो लैंग्वेज हो सकती है कि स्कूल लैंग्वेज से अलग हो, जो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों की होती भी है। तो यही चीज़ें हैं कि उसकी वजह से, जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखा सकते हो, पॉजिटिव भी दिखा सकते हो, कि उसकी वजह से बच्चे जो है स और श ये साउंड बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, इस तरीके का भी दिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर रोल पॉइंट डाल सकते हो। बाकी आप लोग इसको एक बार खुद एक बार रीड करके देख लेना, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग किसी और वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगी। इसी के साथ ये वाला जो आपका यूनिट 1 है ये होती है आपकी कंप्लीट। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।